शाबू एक बस्ती का गरीब गडरिया था। उसके पास एक लंबी खूबसूरत छड़ी थी जिससे वह बकरियों के रेवड़ पर काबू पाने के साथ साथ उस छड़ी की मदद से दरख्तों के पत्ते भी झाड़ा करता था। न मालूम उसकी छड़ी में ऐसी क्या जादुई ताकत थी कि छड़ी को ज़रा सा घुमाते ही सारी बिखरी बकरियां ज़रा सी देर में इकट्ठी हो जातीं। कोई दरिंदा अगर उनके आसपास मंडराता दिखाई देता तो छड़ी से इशारा करते ही दुम दबाकर भाग जाता। बकरियां मज़े से ताज़ा हरी भरी घास चरती रहतीं और गडरिया बेफिक्री से बैठा रहता। दिन ढलने तक शाबू गडरिये का यही मामूल था। उस बस्ती में सबसे रईस आदमी बन खलफ था जो कई एकड़ ज़मीनों का मालिक था। उसके पास सैकड़ों की तादाद में गायें, भैंसें, भेड़ें और बकरियां थीं जिन्हें एक बड़े अहाते के अंदर बाड़े में रखा गया था। उस बाड़े के साथ ही गल्लाबानों, चरवाहों और किसानों की झोपड़ियां थीं। ये झोपड़ियां मिट्टी गारे से बनी हुई थीं। धूप से बचने के लिए खजूर के पत्तों और छाल की छत डाली गई थी। उन खस्ता हाल झोपड़ियों में से एक झोपड़ी में शाबू और एक में दूसरा चरवाहा सीनो रहता था। शाबू बन खलफ की बकरियों को उजरत पर चराता था। सुबह से शाम तक बकरियां चराने के एवज बन खलफ उसे सिर्फ एक सिक्का देता था। उस एक सिक्के से गरीब गडरिये की क्या खाक ज़रूरत पूरी हो पाती थी। का मादा लड़का रूखी सूखी खाकर शुक्र अदा करता और लंबी तान कर सो जाता। सुबह सवेरे बीदार होता, इबादत से फारिग होकर फिर से बस्ती के बाहर चरागाहों में बकरियां चराने निकल पड़ता। एक दिन शाम को शाबू ने बकरियों को इकट्ठा करने के लिए अपनी छड़ी घुमाई, मगर ये क्या, बार बार छड़ी घुमाने पर भी बकरियों ने चरना नहीं छोड़ा था। शाबू सख्त परेशान हो गया। शाम का अंधेरा बढ़ता जा रहा था। उसे हर हाल में हमेशा की तरह वक्त पर बस्ती पहुंचना जरूरी था, क्योंकि बकरियों का मालिक बन खलफ बहुत जालिम इंसान था। ये छड़ी शाबू के बाबा की यादगार थी। उसके बाबा नेक और निहायत इबादत गुजार बुजुर्ग थे। ज़ईफ़ी के बायस वो एक छड़ी को ज़मीन पर टेक कर उसके सहारे चला फिरा करते थे। शाबू बाबा की वाहिद औलाद था। वो भी अपने बाबा की तरह कनाअत पसंद और नेक लड़का था। बाबा की आखिरी निशानी ये छड़ी बाकी रह गई थी। इस छड़ी से उसे बहुत लगाव था। उसने छड़ी को बहुत संभाल कर रखा हुआ था। ये करामाती छड़ी उसके बहुत काम आती थी। बन खलफ की भेड़ें चराने पर मामूर था। शाबू की बकरियां वक्त पर चरने जाती थीं और वक्त पर ही वापस आ जाती थीं। बकरियों की देखभाल, सफाई सुथराई और हिफाजत शाबू खुद करता था। उसकी कई बकरियां खूब मोटी और फरबा थीं, ढेरों दूध देती और उनकी तादाद में भी तेजी से इजाफा हो रहा था। यही वजह थी कि बन खलफ शाबू से खुश था और अनकरीब उसे भेड़ों के गले की जिम्मेदारी भी सौंपने का फैसला कर चुका था। सीनो चरवाहा, जो शाबू का पड़ोसी भी था, वो शाबू से सख्त हसद करने लगा था। वो एक गैर जिम्मेदार और लापरवाह चरवाहा था। उसे बस आराम से गर्ज थी। उसे किसी तौर शाबू की तरक्की पसंद नहीं थी। वो मौके की तलाश में रहने लगा था कि किसी तरह भी मालिक की नजरों में शाबू को गैर जिम्मेदार साबित कर दे। एक दिन सीनो को मौका मिल ही गया। उसने शाबू की छड़ी चुरा ली और उसी जैसी दूसरी छड़ी रख दी। हसद के मारे उसने असली छड़ी के टुकड़े करके उसे घने जंगल के बीच जमीन में दबा दिया। सुबह सवेरे शाबू भेड़ बकरियों को हकाते हुए जंगल की तरफ चल पड़ा, मगर ये क्या, छड़ी घुमाने के बावजूद बकरियां काबू में नहीं आ रही थीं। शाबू उनके पीछे भाग भाग कर उन्हें जमा करके बुरी तरह हाँफने लगा था। उसे उस छड़ी से कितना आराम और सहूलियत थी। उसने दुख से एक सर्द आह भरी और टूटे कदमों के साथ बस्ती की जानिब चल पड़ा, जहां बन खलफ उसकी आमद का शिद्दत से मुंतजिर था। सीनो ने शाबू को देखते ही बन खलफ से कहा, मालिक, शाबू आ गया। मामूल के मुताबिक बकरियों की गिनती की गई तो बकरियां कम थीं। बन खलफ गुस्से से आग बगूला होते हुए बोला, गैर जिम्मेदारी की हद हो गई। मैंने तुम पर अंधा एतमाद करके बड़ी गलती की। सीनो सही कहता था। शाबू सर झुकाए खड़ा चुपचाप सुनता रहा। उस रात बन खलफ ने सजा के तौर पर शाबू को खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं दिया। बेचारा शाबू भूखा प्यासा ही सो गया। सुबह होते ही बन खलफ ने कोठरी में आकर उसे जगाया और बोला, एहसान फरामोश लड़के, मैंने तुम्हें मुफ्त में पालने के लिए नहीं रखा, रोज एक सिक्का देता हूं। अब जब तक तुम मेरी बकरियां ढूंढकर वापस नहीं लाओगे, तब तक मैं तुम्हें एक पाई भी नहीं दूंगा और न तुम इस कोठरी में रहोगे। बन खलफ ने शाबू को बस्ती से निकाल दिया।
शाबू मायूस होकर जंगल की तरफ चल पड़ा। सीनो ने जंगल में जिस जगह छड़ी के टुकड़े दफनाए थे वहां करीब ही एक बड़ा सा तालाब था। पूरे चांद की रात में उस तालाब के किनारे परियां उतरा करती थीं। उस रात परियां के साथ परिस्तान की शाही सवारी, खूबसूरत घोड़ा गाड़ी भी थी। गाड़ी में जता हुआ घोड़ा तालाब के आसपास उगी हुई घास मजे से चर रहा था कि अचानक घोड़ा बिदक कर उछला। शाबू दरख्त की ओट में छुपकर परियों को देखकर हैरान हो रहा था। घोड़े के बुरी तरह कराहने की आवाज सुनकर घबरा गया। परियां के साथ उनका रखवाला जिन भी वहां मौजूद था। उसकी तेज नाक ने आदम की बू सूंघ ली थी। जिन ने पीछे से जाकर शाबू को पकड़ लिया और मलिका परी के सामने पेश कर दिया। शाबू डरपोक नहीं था और न उसने कोई जुर्म किया था। घोड़े के जख्मी सुम देखकर परियां परेशान हो गईं थीं, क्योंकि खून मुसलसल जारी था। इसके सुम में कोई चीज फंसी हुई मालूम हो रही है। शाही अस्तबल में घोड़े की देखभाल पर मामूर जिन ने मुआयना करते हुए कहा। घोड़े के सुमों में चुभी चीज कोई कांटा नहीं बल्कि टूटी छड़ी का बड़ा सा नुकीला टुकड़ा था। शाबू अपनी छड़ी को अच्छी तरह पहचानता था। ये देखकर उछल पड़ा और बेख्तियार बोल उठा, आह मेरी प्यारी छड़ी, तुम यहाँ हो। सारी परियां शाबू को गुस्से से घूरने लगी। रखवाला जिन आगे बढ़कर बोला, गुस्ताख, तुमने हमारी मलिका के घोड़े को जानबूझकर जख्मी किया है। शाबू ने बेखौफी से कहा, आपको गलत फहमी हुई है। मेरी छड़ी तो सही सलामत थी। कल कोठरी से गायब हो गई थी और अब यहाँ इस हालत में मिली है। शाबू की बेखौफी जाहिर कर रही थी कि वो सच बोल रहा है। रखवाले जिन को छानबीन के लिए इंसान के रूप में बस्ती भेजा गया। मालूम हुआ कि ये कारस्तानी सीनो की है। उसने ही शाबू को मालिक की नज़रों में गिराने के लिए छड़ी के टुकड़े करके जंगल में दफना दिए थे। मलिका परी के हुक्म पर रखवाला जिन सीनो को उठा लाया था। सीनो मलिका परी के कदमों में पड़ा था। उसे अपना जुर्म कबूल करने में लम्हा भी नहीं लगा। मलिका परी ने शाबू की छड़ी तोड़ने, उसे परेशान करने और मालिक से पिटवाने के जुर्म में सीनो को सख्त सजा सुनाकर परिस्तान के कैद खाने में कैद करने का हुक्म जारी कर दिया और शाबू को उसकी छड़ी के बदले में एक नई खूबसूरत जादुई छड़ी दी जो चांदी को सोना बना देती थी। बन खलफ को असल बात मालूम हुई तो वो नादिम हुआ। उसने शाबू को अपने तमाम रेवड़ का निगरान बना दिया और एक उम्दा मकान उसे दे दिया। अब उस छड़ी को कोई चुरा भी नहीं सकता था। जो भी उसे चुराने की कोशिश करता तो वो पत्थर का हो जाता जिसे शाबू ही असल शक्ल में ला सकता था।